Let us see. एक और नए चैप्टर में सबको स्वागत करता हूं। ठीक, एंड जस्ट गिव मी मोमेंट। ऐसा नहीं है कि इसमें पहले से रहता नहीं है, रहता है, लेकिन फिर भी और चाहिए ना। अभी ये जो कुछ एक दो लेक्चर्स अभी जो लगातार कंटिन्यू करने वाला हूं, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये पार्ट हो जाएंगे, क्लियर। और ये जो कुछ शुरुआत का एक दो लेक्चर्स होंगे वो क्लास 10th के लिए बेसिक्स आपका बन जाएंगे। तो इसके ऊपर बहुत ही ख्याल रखना और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरुआत के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो ये जो लेक्चर बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बिना क्लास 10th चल पाना आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। असंभव तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? इसीलिए मैं असंभव क्यों बोलूँ, राइट। Are you ready for that? Let me see. The name of the chapter, that is the atoms and molecules. Is it clear? ठीक, देख लेना इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। ये क्लास 9th का केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर है। फिर इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर रह जाता है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उस चैप्टर में एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बातें करेंगे, क्लियर। और इस चैप्टर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें कि एटम्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना है इस चैप्टर में। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स यानी कि आप 10th का केमिस्ट्री पढ़िए या फिर 11-12 का केमिस्ट्री पढ़िए, ये जो दो चैप्टर है 9th का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बिना तो मानिए कि आपका केमिस्ट्री जो है वो ऐसे अपाहिज नहीं रहता, एक बेजान सा वैसा माना जाएगा अगर ये चैप्टर को के ऊपर आपको पकड़ नहीं है तो। आई एम हेयर कि बहुत ही आसान से और बढ़िया से आपको सिखाया जाएगा। इज इट क्लियर? सो बी केयरफुल। लेट्स इंट्रोड्यूस टू दी टॉपिक्स। टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक। इंट्रोडक्शन क्या पढ़ना है सर? तो सबसे पहले इसमें इंक देख रहे हो, क्लॉथ्स में लगेगा तो खराब हो जाएगा ना, यू नो, सेफ्टी फर्स्ट। शुरू करें। सबसे पहले एटम्स के बारे में बताएगा मैं तेरे को, ठीक। उसके बाद एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। काहे जेड से करते हैं कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक। उसके बाद
वी विल बी कवर्ड वैलेंसी। इससे पहले और क्या क्या हम लोग जानेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, ठीक। वैलेंस सेल के बारे में, पेन अल्टीमेट सेल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर? और भी बहुत कुछ। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है जी। और देखिए क्या क्या पढ़ना है। डाल्टन्स सिंबल्स फॉर एलिमेंट। क्लियर? मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना होगा। और ही बहुत कुछ। हाउ टू मेक ए कंपाउंड, एक कंपाउंड को हम लोग कैसे बनाएं। पीछे से बल्ब वायर हिल गया होगा इसीलिए ये डाउन हो गया, मेरे को जाना पड़ेगा, समझे? हाउ टू मेक ए कंपाउंड, इज इट क्लियर? एक मिनट, अभी तुरंत आते हैं भाई। नाउ ऑल क्लियर? कंपाउंड को कैसे बनाया जाए ये सब कुछ भी सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होता है कि बैलेंसी कैसे निकालें सर, तो वो भी बताया जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, ठीक है? वैलेंसी को कैसे निकालें ये सब कुछ बता दूंगा, ठीक? तो इस चैप्टर में
इतना सब कुछ पढ़ना है इसी पार्टिकुलर चैप्टर में। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ये टॉपिक से इंट्रोडक्शन रहा आपका, और तो कुछ है ही नहीं पढ़ना इसमें, है कि नहीं? बहुत आसान है ना जी। ग्राम एटॉमिक मास, वही एटॉमिक मास, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़िएगा फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ऑल क्लियर? आयंस, कटायंस, वही सब कुछ इसी में आ जाता है, ठीक है। चलिए हो गया। इतना सब कुछ पढ़ना है आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एकदम इन सभी टॉपिक्स को और सभी कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में और जुबान पर होना चाहिए। क्लियर है? इतना इंपॉर्टेंट है ये हायर क्लासेस का केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो 9, 10 जो आपके केमिस्ट्री होते हैं वो बेसिक से होते हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि किसी को केमिस्ट्री से डर लगता है, लेकिन उतना आसान नहीं है। बस कुछ चीजें आप समझ लें और कुछ चीजों को याद कर लें जो बहुत ही छोटा छोटा होता है, तो आपके लिए केमिस्ट्री जो है वो एकदम हवा हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा, समझे। और जब आप 11, 12 में चले जाओगे तो उसके सामने तो 9, 10 का केमिस्ट्री कुछ बुझाएगा ही नहीं, लगा कि अरे वो तो कुछ नहीं था, है कि नहीं? क्योंकि अभी आप लोग नदी में हैं, ठीक है। क्लियर? नदी, रिवर, जो कहना है सो कहिए, लेकिन जब आप 11, 12 में जाओगे तो उस समय सी में उतरोगे, ठीक है। 11 में सी में और 12th क्लास के केमिस्ट्री में ओशन में, तो उसके सामने तो नदी और समुद्र और ओशन, महासागर के सामने तो रिवर हमेशा छोटा ही रहता है कि नहीं? लेकिन रिवर मिलता है समुद्र में तभी तो समुद्र बनती है, राइट? क्लियर? तो इसीलिए रिवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हो गया। तो एटम से शुरुआत करें। सबसे पहले मैं तेरे को एटम्स के बारे में जानकारी देते हुए, एटॉमिक नंबर के बारे में बताते हुए और तकरीबन 20-30 एलिमेंट्स का नाम सिंबल के साथ लिखाते हुए मैं बढ़ जाएगा आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। फिर इसके बाद हम लोग बातें करेगा वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी को कैसे निकाला जाता है। इतना सब कुछ बताने के बाद फिर इस चैप्टर के टॉपिक में हम लोग जो है वो इंटर करेंगे। तो बहुत ही आसान है वैलेंसी निकाल लेना, और इलेक्ट्रॉनिक तक क्या सिरा बैठता है, बहुत ही आसान है वैलेंसी को निकाल लेना, ठीक है। और लेकिन उसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा, तो पहले तो वही समझाऊंगा, वो भी बहुत आसान होता है, ठीक है। क्लियर? ओके। उसके बाद जब आप बैलेंस निकालना सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर हमारा टॉपिक आता है कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए पढ़ाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो बताया ना कि पिछले कुछ जो चैप्टर्स है कंपाउंड्स के फॉर्मेशन तक, जब तक मैं पढ़ा रहा है कंपाउंड्स के फॉर्मेशन तक, ये क्लास 10 के बेसिक्स भी हो जाएंगे। कि अगर किसी ने 9th क्लास की केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो वो इससे भी काम चला लेगा। 9th क्लास के इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 2-3 लेक्चर पहला देखने के बाद, ठीक है। नहीं, 9th क्लास का तुमको दिखाई नहीं देता चैप्टर का नाम? मैं बोल रहा हूं कि ये आपको 10th में भी हेल्प करते हैं। फिर और भी बहुत कुछ है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, हायर क्लासेस की ओर मूव करते जाते हो, तो जो पीछे वाला टॉपिक से रहता है वो आपके लिए गलत साबित होते जाते हैं। जैसे डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दिया तो कुछ कुछ सही भी रहा, कुछ कुछ गलत भी रहा। जैसे उसने कहा एटम से कुछ छोटा हो ही नहीं सकता, लेकिन एटम से छोटा हुआ ना, प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, है कि नहीं? तो वैसे ही कुछ भी और भी बहुत कुछ है। ड्रॉबैक्स भी पढ़ना है, लिखा ही होगा। हाँ देखो, ये देखो लिखा हूँ, ड्रॉबैक क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो कुछ भी पढ़ना है। और इन्होंने सिंबल्स भी, एलिमेंट्स का, नीचे वाला एकदम नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। अरे इतना तो दिख रहा है, और कितना दिखना चाहिए?
पास आकर वैसे नीचे बैठ करके देखिएगा तो नीचे से ब्लैक ना रहता चारों तरफ से स्क्रीन, तो वैसे नहीं ना दिखेगा। करीब आओगे तो ना पास तुम आने लगे जरा जरा। अब यार दूर से ही चाहते हो हर एक चीज कर लेना, ऐसे थोड़ी होता है। कैसे? अच्छा ये नहीं, इतना आँख तो कमजोर नहीं है होगा, है कि नहीं? नहीं तो ये ले ले हैं। आराम से जरा रहो। चलो तुम उस बेंच पर जाओ और तुम इधर आओ, तुम निकलो, सब अकेले अकेले बैठो। नहीं, हमको अच्छा नहीं लगवाना है, बुरा बनने का और शौक है हमें और खराब दिखने का। आप बताते रहना कि सर ऐसे कीजिए तो खराब लगेगा। पता नहीं मैं कैसे भी रहता हूँ तो कोई मेरे को खराब कहता ही नहीं। क्यों नहीं कहता प्रभांशु? अरे तुमसे ज्यादा तो नहीं होंगे यार। अच्छा बताओ तो इसका भांडा फोड़ो तो रवि क्या कोई बनी ले दोस्त? पीयूष को नाम खराब करके रख दिया हिंदू होके कि शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, जो मेरा स्टूडेंट रहता है वैसे धर्म नहीं बदलता है। अभी से भी छोड़ने के समय है। झूठ है तो ठीक है। चलिए नाउ लेट अस सी, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ये है एटम्स के बारे में। एटम्स को नाम देने वाला है, एटम ये नाम किसने दिया? तो वो है जॉन डाल्टन सर ने दिया, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द आया एटम, ये ग्रीक शब्द से चुराया गया है, ग्रीक वर्ड से, क्लियर है। और वो ग्रीक वर्ड क्या है? एटमोस, ठीक है। क्या है? एटमोस, क्लियर। और ये जो नाम है ये किसने दिया? तो ये डेमोक्रिटस ने दिया है। और ये कब दिया? तो तकरीबन 400 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले बोल दिया डेमोक्रिटस ने, ठीक है। कि भैया इस दुनिया में कुछ ऐसा भी चीज है जो हम नहीं देख पाते हैं अपने आंखों से, और उसी छोटे से चीज से इस संसार की सभी वस्तुएं जो है वो बनी है। अब मेरे को नहीं पता ईसा मसीह के बारे में, लेकिन कोई तो थे ही, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसाई धर्म का वो गॉड है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म के भगवान है विष्णु, है कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे ही ईसाई कास्ट के गॉड हैं ईसा मसीह, ठीक। क्या ईसा मसीह के पहले? उससे क्या मतलब है? ईसा मसीह के पहले कौन कौन थे, है कि नहीं। आप ये जानो कि ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले, ठीक है। और कब हुआ था उनका जन्म? तो आप गूगल कर लेना, है कि नहीं। अब आगे जानिए
कि एटम्स कहते किसे हैं, समझे कैसे। तो एटम, इसका दो मतलब होता है, दो तरीके से जानो आप। सबसे पहला तरीका पढ़ाने का है वो है पुराने जमाने में लोग एटम्स के बारे में क्या सोचते थे, अर्ली अंडरस्टैंडिंग। उनका ये मानना था कि ये इंडिविजुअल है। बताओ जी, इंडिविजुअल का मतलब, इंडिविजुअल स्पेलिंग सही है ना इंडिविजुअल का, जिसे आप बांट नहीं सकते हैं, राइट, यही ना। ओके, समथिंग विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड। क्लियर है? यानी कि ऐसा मानना था पुराने जमाने के लोगों को एटम्स के बारे में कि भैया इससे छोटा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये अब तो आंखों से भी नहीं दिख रहा। ठीक है, इससे छोटा, एटम से छोटा कुछ इस दुनिया में है नहीं। ये किनका मानना था? अर्ली अंडरस्टैंडिंग, पहले के लोगों। ठीक है, तो इसका दो मतलब है, याद रखना। इंडिविजुअल बांट नहीं सकते, इसका मतलब है कि ऐसा कुछ भी जिसे आप आगे और बांट नहीं सकते हो। ठीक, ओके, यहां तक क्लियर है। लेकिन अब क्या बोला गया, एटम्स आर दी स्मॉल पार्टिकल्स that can be exist, पैसा नहीं कीजिए, exist as free state और combined form। एटम्स किसी भी चीजों का एक ऐसा हिस्सा है जो अकेला भी रह सकता है और दुकेला भी रह सकता है। ठीक, यानी कि आपके बीच में भी बहुत सारे लोग होंगे जो सिंगल भी होंगे और डबल भी होंगे, तो एटम्स भी सिंगल भी रह सकता है और डबल के फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, कैसे? मैंने लिखा हाइड्रोजन। ठीक, क्लियर, अकेले है, और मैंने लिखा H2O। अब एटम दुकेला बन गया है कि नहीं? दो गो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? लेकिन हम लोग इसको ऐसे फिगर से बढ़िया से लिखते हैं, कुछ इस तरह से। O ऑक्सीजन, इससे दो गो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो आपको पता चला कि एटम्स अकेले भी हो सकते हैं और एटम्स दुकेला भी हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान देने वाली बातें यह है कि अभी नहीं, इससे मिटा करके आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर आप लिख लिए होंगे और इससे कुछ नहीं पूछना होगा तो ठीक। कुछ तो था जो अभी भी बताना चाहता था, वो है हाइड्रोजन के बारे में। ये बताया गया एटम के बारे में कि जब आप एक एलिमेंट हाइड्रोजन नाम लेते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो जितना भी एटम्स है वो सब के सब हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी लेकर के आता है, जिससे पूरे के पूरे हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। इज इट क्लियर? और सिर्फ अगर आप किसी एलिमेंट्स का सिंबल लिखा, हमने ऐसे H लिखा, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, याद रहेगा, अभी नहीं लिखा रहा है। आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं ना जी, तो वो सिंबल जो है वो एक सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई? जब तक कि ऐसे न लिखा हो
जब तक ऐसा ना लिखा हो H2, यहाँ पे 2 एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है? हाइड्रोजन का कितना एटम? 2, और ऑक्सीजन का कितना एटम? 1। बात समझ में आया? ठीक है, अब मिटा के आगे बढ़े। हो गया है ना? कहा 5 बजे छुट्टी है ना? कैसा नहीं है? झूठ बोल के भाग जाता है। तो वो पहले तो 3 बजे से था। कैसा नहीं है? अच्छा, बदल दिए? अरे अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। स्कूलों में भी तंग करो एक बार। तुम 2 घंटा जब से आने लगो। क्या बोला? हाँ, तो 2 घंटा जब से आना शुरू करो डेली, तभी से शुरू कर देते हैं। बोलो जल्दी, कुछ कहता है? कुछ कहो नहीं किए और मुंह को फेर लिए। इंट्रोडक्शन टू एटम्स। ठीक है, सबसे पहले stop counting. एटम्स को देखा जाए। आर यू रेडी टू सी द एटम्स? एटम्स को हम लोग देखते हैं, और एटम्स को ना ही देखते हैं बल्कि उसके अंदर झांकने का भी प्रयास करते हैं। देखते हैं कि एटम्स के अंदर झांकने पर हमें क्या क्या मिला। ठीक है, अभी अभी मैंने तेरे को अर्ली अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एटम्स के बारे में एक नॉलेज दिया हूं। अब हम लोग मॉडर्न तरीके से देखते हैं एटम्स के बारे में। तो सबसे पहले बताया गया कि इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड और divided into their sub
एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम लोग ये मानते हैं कि इस एटम्स को हम लोग और छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, जिसे हमने इस छोटे से टुकड़े को सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया है। क्लियर है? ओके। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे लिखा है बताइए? एनयू, एनी, एन ई लगेगा बाकी। हाँ, वैसे नहीं घुमाओ तब तुमको समझ में नहीं आता है जी। एकदम कुछ दिमाग नहीं है कि क्लास में कैसे बैठते हैं, ऐसे खाली चलता है उठ के। बताओ स्पेलिंग बताओ न्यूट्रॉन का हमको। एन यू की एन ई यू? एन ई यू की एन यू? बढ़िया। न्यूट्रॉन और ये वाला बोलो, दोनों में से कौन लिखे? अंदाजे बोल लिया जी। वो छोटा सा चीज लगी, तुम लोगों को कंफर्मेशन नहीं होता, कॉन्फिडेंस है नहीं अपना ऊपर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। Protons are the positively का स्पेलिंग बोलो। POSITIVIELY है? आई हटा देना। ओके। पॉजिटिवली, वेरी गुड, है कि नहीं? आर दी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये क्या है जी? तो ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। है वैसा नहीं करो प्रभांशु, ला तुमको समझ में नहीं आ रहा, मना कर रहे हैं तब ऐसे उठा के पटक देंगे हम, बेवकूफ कहीं का। चुपचाप बैठे रहो। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है ये, क्या है ये? प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बताओ? अभी ना बताया हमने, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बातें ये है कि इस एटम्स का ये सेंटर है। इस दुनिया का कोई भी एटम हो, हर एक चीज एटम से बना है, हर एक के अंदर है, तो ये एटम्स का स्ट्रक्चर और ये एटम्स का सेंटर है ये, ठीक है। और एटम्स के सेंटर में, यानी कि एटम्स के गर्भ में, नाभिक में, नाभिक बोलते हैं हिंदी में, दो ही चीजें होता है, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। आप दोनों में से किसी को भी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं चाहूं तो इसको प्रोटॉन से, बिना रंगे वाला गोला को, या फिर इसको न्यूट्रॉन से, तो फिर ये प्रोटॉन से हो जाएगा। बोलो दोनों में से किसको आपका मर्जी है कि कौन दर्शाएं, किसको प्रोटॉन से दर्शाएं? प्रोटॉन से दर्शाएं तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, है कि नहीं? एन लिख दे।
ये बस एक आइडिया देने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि न्यूट्रॉन को n से दर्शाएंगे, लेकिन हमने आइडिया के लिए बता दिया कि ये n जो है वो न्यूट्रॉन्स को दर्शा रहे हैं, और ये जो रंगा हुआ है ये प्रोटॉन्स है। ये इज इट क्लियर? तो अब कहिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया? तो ये जो हमने बताया ये ऑर्बिट्स और सेल्स, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए रहेगा, समझे? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, यही क्यों? कहीं भी ये हो सकता है, यहां भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये घूमते रहता है। ठीक है, तो एटम्स के न्यूक्लियस में दो चीजें पाया जाता है, क्या क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां होता है? तो अपने ऑर्बिट में सेंटर के, एटम के सेंटर के चारों तरफ जो घूमता है ना, जो जगह पर घूमता है उस जगह को ऑर्बिट या सेल्स बोलते हैं। SHELL। बात समझ में आई? ये पता था तुमको? मैं तो गारंटी देता हूं कि किसी ने ऐसा स्कूल वाला में ना फिगर बना के दिखाया होगा। बात समझ में आई? ठीक है, याद रख लेना है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? पॉजिटिवली चार्ज होता है और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट दी, ये वाला ई आया है, प्रेजेंट एट दी सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ एटम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक, अगली बात है जो इसी में लिखाएगा, या फिर नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द एटम्स at a path called orbit और सेल्स। एटम जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमता है किसके चारों तरफ? अराउंड द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम लिखाना पड़ेगा। एटम के सेंटर के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, एक पाथ पर घूमता है। पाथ कहां लिखा है? पाथ पर। और उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं या फिर सेल्स। बात समझ में आई? ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोटॉन्स नहीं निकलने वाला यहां से, मतलब वो कुछ अलग चीज है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जब बेसिकली होंगे तो प्रोटॉन्स जो है वो यहां से सेंटर छोड़ के नहीं जाने वाला, नहीं तो बहुत तक दिक्कत है, तब तो दुनिया खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? जो मतलब जो मेरा मतलब है कि जो नहीं होना है वो फिर हो जाएगा, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता है, प्रोटॉन्स यहीं पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, ओके। अभी मैं तेरे को यह समझाने वाला कि जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स ही ऑलवेज देता है और वहीं ऑलवेज लेता है, समझे? एक चीज आप और भी जानिए कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसीलिए इस दुनिया का हर एक एटम न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल है, यानी कि अस्थिर है।
ठीक है। अगर न्यूट्रल नहीं रहता तब तो फिर फट जाता, मैं भी फट जाता, आप भी फट जाते, सब कुछ खत्म होता, सब कुछ फटा फटा लगता है ना जैसे तैसे। लेकिन ऐसे होता है इस दुनिया में? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब न्यूट्रल है। काहे है? क्योंकि एक किसी पर, अभी तो बोला, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मान लीजिए 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों जाकर के एक दूसरे को शांत कर देगा ना जी, ठीक है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएंगे। क्लियर? ठीक। लेकिन अब कहा है कि सर जब रिएक्शंस होते हैं तो उस समय तो उसके ऊपर चार्जेस रहते हैं, है कि नहीं? आपने अक्सर देखा होगा, जैसे Na+, ठीक है, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2 या 1 होता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मेरे ख्याल से तो 2 होना चाहिए, Mg पर 2+, ठीक है। कैल्शियम का तो 2 होता है, ठीक। तो कैल्शियम पर लिखते हैं Ca2+, तो 2+ जो लिखा है वो अब ये चार्ज के रूप में दिखा रहा है, ठीक है। तो वो जो 2+ दिखाया वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज दिखाया है, समझे? इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज दिखाया कि गया कि आया है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब एलिमेंट्स को सिंबल के साथ लिखते हैं और उसके ऊपर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कब पॉजिटिव चार्ज होंगे और कब नेगेटिव चार्ज, सुन करके याद रखिएगा, हमेशा के लिए काम देगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, दे देगा, ठीक है, तो आपने दिया है ना, तो आप प्लस में रहेंगे। क्यों? बाद में बताऊंगा। लेकिन जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन्स को लिए, गेन किए, ठीक, तो माइनस में रहिएगा। क्यों? क्योंकि हमने किसी से लिया है तो कर्जा ना हो गया एक प्रकार के जी, तो कर्जा वाला तो हमेशा सर नीचे करके ही चलेगा, माइनस में ही रहेगा, डिप्रेशन में ही रहेगा, है कि नहीं? लेकिन पॉजिटिव है, प्लस है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स दिया हमने तो हम तो दिए हैं उल्टे, ठीक है। हम तो, जिसके पास ज्यादा रहता है वही ना देता है जी, तो हम तो सर उठा करके चलेंगे, है कि नहीं? क्योंकि प्लस में है, दे दिए हैं, तो हम तो पॉजिटिव में है, क्यों माइनस में रहेंगे? लेते तब ना माइनस हो जाता हमारे ऊपर। तो अब ट्रिक से याद रखिएगा कि क्या प्लस का माइनस, कि ट्रिक बताने के चक्कर में कंफ्यूज हो गया कि क्या प्लस का माइनस। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि ज्यादा बढ़िया से बताओ तो और कंफ्यूजन, है कि नहीं? और ना बताओ तो खा ही जाएगा एकदम। देखो ठीक भी पड़ रहा है, नहीं? ऐसा बोलते हैं ना कि साइंस तो इनवैलिड मानती है इन सब चीजों को। मैं साइंस से अलग कैसे हूं? है कि नहीं? तो देखिए, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली neutral because there is no any imbalance of electrons and protons। एक एटम जो स्थिर है वो न्यूट्रल अवस्था में होता है। काहे कि उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, कोई इंबैलेंस है ही नहीं। इंबैलेंस का मतलब क्या हुआ? संतुलन बिगड़ जाना, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? नो एनी इम्बैलेंस, यानी कि बैलेंस बिगड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब संतुलित है ना, तो बराबर है तो स्थिर है कि नहीं? क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक, ओके, वेरी गुड, बहुत सही। अब समय आ गया है एटॉमिक नंबर सिखाने का, एटॉमिक नंबर बताने का, ठीक। उसके बाद तकरीबन 20 एलिमेंट्स के नाम उसके सिंबल के साथ, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएगा और हर एक से लेकर के 30 तक आइटम्स का लिख के भी दिखा देगा,
ठीक है। और के सेल, एल सेल, एम सेल सब कुछ बताएगा, के एल एम एन, एन तक तो बहुत हो जाता है, ठीक है। और कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा सब कुछ बताएगा, ठीक है। फिर वैलेंसी निकालने के लिए, ठीक है। इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के पहले चैप्टर्स में ये कवर कर लेंगे हम। बस समझ में आई? अब एटम्स के बारे में और कुछ नहीं बताएगा, अब सीधे एटॉमिक नंबर की बातें करेगा। तो मिठा करके आगे बढ़ना चाहेंगे, अगर आपको कुछ नहीं पूछना हो तो पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, बोलो जल्दी से। एटॉमिक नंबर में मूव करें। अच्छा हो गया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो सिखाने वाला था, अभी ही रोक दिया। मन नहीं भरा, बाकी इतनी सुन पढ़ा कर। क्यों? शुक्र करो कि तुम्हारे ऊपर ना हाथ बजा रहे, है कि नहीं? मुलायम समझ कर छोड़ दिए। अरे एक बार जब मना करें तो मान जाया करो, समझे? ये तरीका है। ठीक, कम से कम आपको एलिमेंट्स का नाम 30 तक तो याद रहना ही चाहिए। 30 तक भी नहीं याद रख सकते हो तो कम से कम 20 तक तो याद रखना चाहिए, वो भी सिंबल के साथ, वो भी सीरियल वाइज से, ठीक है। जो 20-30 तक एलिमेंट्स का नाम सिंबल के साथ सीरियल वाइज नहीं याद रख सकता, उसको तो हम बद्दुआ देते हैं कि तुम जिस भी लड़की से मोहब्बत करो वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करे। हम तो 30 तक याद है, जो 30 तक याद कर लेगा उसको तो वही लड़की मिलेगी जो लड़का चाहेगा। कम से कम कह रहे हैं कि जो 30 तक याद कर ले उसको तो वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। चलो ठीक है, तो अब ये चाहेगा तब ना इसको कोई मिले। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि चाहे ना मिले। हर एक फार्मूलाज है हर एक चीज का, है कि नहीं? आप किसी को दोस्त 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 बोलते रहोगे तो वो आपको कब तक भैया भैया बोलते रहेगा। देखते हो निम्नो आदमी को आप बोलिएगा तुम पागल है, तुम पागल है, पागल है, पागल है, पागल। हाँ हम पागल है, छोड़ हटाओ हो जाता है ना। वैसे ही नियम है, दिस इज द रूल। आपको ये रूल पता था? आपको ये रूल पता था? अब पता चल गया ना। ज्यादा ना करना, नहीं तो मुंह भी लगता है फिर। तो अगले क्लास में ये बताएगा, ठीक है। See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day. Enjoy your day. Take care.